हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर जो एमसीक्यू सीरीज़ मैं लेके आई हूँ। इसका ये एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 होगा। ऑलरेडी द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पर पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। इन केस आपने वो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आई बटन पर भी मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हमने कल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस वीडियो में हम और 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो 21st क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन से ईयर्स में बैटल ऑफ बक्सर जो है वो लड़ी गई थी। तो 1764 में, 1766 में, 1767 में, 1761 में। इसका जो सही आंसर है वो है ए, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? ये एक अलायंस था वर्सेस ब्रिटिशर्स थे। अलायंस में नवाब ऑफ अवध जो कि शुजा-उद-दौला वो था, एंड सेकंड यहाँ पे शाह आलम सेकंड था, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, एंड थर्ड यहाँ पे था बंगाल का नवाब, दैट इज़ मीर कासिम। ठीक है, तो मीर कासिम भी आपको याद रखना है। तो ये तीन थे वर्सेस जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ पे मुनरो जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और मुनरो ने रियोटवाड़ी सिस्टम लाया था। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। मुनरो ने रियोटवाड़ी सिस्टम लाया था, और ये किसकी रिकमेंडेशन पर लाया था? मुनरो ने ये लाया था चार्ल्स रीड की रिकमेंडेशन में। रियोटवाड़ी सिस्टम में क्या होता है, जो फार्मर है वो जाके ब्रिटिशर्स को, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। ठीक है जी, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है वो है, किसने फरमान इशू किया था जिसमें दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है इंग्लिश को दे दिया गया था? वो कौन से रूलर थे? अहमद शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियार, शाह आलम सेकंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शाह आलम सेकंड ने ये फरमान इशू किया था जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स को दीवानी दे दी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ठीक है, शाह आलम सेकंड को अभी हमने डिस्कस किया, बैटल ऑफ बक्सर में मुगल एम्परर जो है इन्होंने लड़ा था, पर ये हार गए थे एक्चुअली। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए थे, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है आपके पास बहादुर शाह। बहादुर शाह को शेर बेखबर भी कहा जाता है, या शाह आलम फर्स्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको फर्रुखसियार बताया हुआ है। फर्रुखसियार के किंगडम में सैयद ब्रदर्स रहते थे। दो सैयद ब्रदर्स थे, एक था हुसैन अली एंड सेकंड हमारे पास था अब्दुल्ला खान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको याद रखना है। हुसैन अली जो है, इसके पास जो डिपार्टमेंट था वो आर्मी का था, वो था मीर बख्शी। ठीक है, और अब्दुल्ला जो है ये वज़ीर था, ये आप याद रख सकते हैं, वज़ीर था। और ये हो गया फर्रुखसियार के यहाँ पर। तो ये है आपके बारे में, इसके बारे में बता दिया। अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो लड़ी थी, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी मराठास के अगेंस्ट, और मराठा एम्पायर यहाँ पर टोटली ख़त्म हो गया था। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। आज का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा है, रॉबर्ट क्लीव, विलियम बेंटिक, वेल्सले, वारन हेस्टिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वारन हेस्टिंग। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अब लॉर्ड वेल्सले की बात यहाँ पर होगी, तो इन्होंने सब्सिडरी अलाइंस ये लेकर आए थे 1798 में, और हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट जो सब्सिडरी अलाइंस में ली गई थी। ठीक है, तो ये हो गया लॉर्ड वेल्सले जी के बारे में। इसके बाद हमारे पास ये है रॉबर्ट क्लीव। रॉबर्ट क्लीव फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। यहाँ पे गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ गया वारन हेस्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो रॉबर्ट क्लीव था, ये आपको याद रखना है। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर की बैटल दोनों ही इन्होंने लड़ी थी। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे पहले, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आंसर है आपके पास डी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस इंडियन को अपॉइंट किया गया एज अ डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार रॉबर्ट क्लीव के द्वारा? ओमी चंद, मानिक चंद, राय दुर्लभ, राजा शितब राय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? वो है राजा शितब राय। तो बिहार का जो था वो राजा शितब राय था। ठीक है गाइस, लेकिन अगर आपको बोल दें कि बंगाल का कौन था, तो बंगाल का था रेजा खान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रेजा खान।
तो ये हो गया। साथ में पीछे आपने रॉबर्ट क्लीव पढ़ा ना गाइस, रॉबर्ट क्लीव ने डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, और जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था उसमें डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना भूल गई थी, तो ये है यहाँ पर आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है किसके टाइम पर गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म को इस्टाब्लिश किया था, कौन से रूलर थे, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या फिर अकबर। गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म को लोदी डायनेस्टी में इंट्रोड्यूस किया था जब सिकंदर लोदी का उस टाइम पर रूल था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सिकंदर लोदी। इसके बाद सिकंदर लोदी को निज़ाम खान भी कहते हैं, ये आप याद रख सकते हैं, निज़ाम खान। इन्होंने क्या किया था, आगरा की सिटी जो है इन्होंने ही बनाई थी, आगरा का शहर इन्होंने ही फाउंड किया था, और एक एग्रीकल्चरल लैंड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट गज़े सिकंदरी भी यही लेकर आए थे। कौन, सिकंदर लोदी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें, फतूहत फिरोज शाही किताब इन्होंने लिखी है। स्लेव रखने का बहुत ज़्यादा शौक था फिरोज शाह तुगलक को, दीवान बंदगंज इन्होंने चलाया था। ठीक है, इसके बाद हुमायूं की बात करें, हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली में है और अकबर का टॉम्ब है सिकंदरा नियर आगरा। ठीक है, हुमायूं नामा लिखा गया था इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम के थ्रू। ठीक है, गुलबदन बेगम, तो ये आप याद रख सकते हैं। साथ में अकबर ने लड़ी थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है वो है बी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, अभी हमने पढ़ा वो कौन था गाइज, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये हमने देख लिया। रॉबर्ट क्लीव हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है, डुअल गवर्नमेंट लेके आया था और बैटल ऑफ प्लासी बक्सर इसी ने लड़ी थी। लॉर्ड कनिंग की बात करें तो ये फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइसरॉय रहे थे और 1857 का रिवॉल्ट इन्हीं के टाइम पर हुआ था। लॉर्ड लिटन की बात करें तो इनको रिएक्शनरी वॉइसरॉय कहा जाता है, रिएक्शनरी वॉइसरॉय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट दोनों ही ये लेकर आए थे 1878 में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा विलियम बेंटिक। सो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है असर्शन और रीज़न। असर्शन में हमारे पास कह रहे हैं कि शाह आलम सेकंड ने अपने इनिशियल ईयर एज एन एम्परर वो अपनी कैपिटल से दूर रहे। क्यों, क्योंकि इनको फॉरेन इन्वेजन से काफ़ी ज़्यादा खतरा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। देखिए इसका असर्शन बिल्कुल सही है बट रीज़न सही नहीं है। ये अपनी कैपिटल से दूर रहे थे क्योंकि लड़ाइयाँ काफ़ी हो रही थी, इस वजह से वहीं पर खुद की ही लड़ाइयों से काफ़ी डर लगता था। सो जो इसका आंसर है वो है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की कौन सी है, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको बनाया था वल्लभ भाई पटेल जी ने, कब बनाया था 1947 में, आज़ादी के टाइम पर। ठीक है, सेकेंड है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। इसको बनाया गया था 1970 में बनाया गया था, काफ़ी लेट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1920 में बनाई गई थी और लाला लाजपत राय जी ने बनाई थी। NM जोशी थे, दीवान चमन लाल थे और जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ को बनाया गया था 1955 में। तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है और 1920 में नन कॉपरेशन मूवमेंट भी आपका चला था। तो यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा इंडियन फ्रीडम फाइटर जो है इन्होंने अटेम्प्ट किया था पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया को एस्टिमेट करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले बोला है गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या है, ये पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी के। ठीक है जी, एंड देन है आपके पास फिरोज शाह मेहता INC से बिलोंग करते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एसोसिएशन लाई थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, और दादा भाई नारोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यही इसका करेक्ट आंसर है। इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बेहद इंपॉर्टेंट। तो दादा भाई नारोजी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परमानेंट सेटलमेंट जो है इसका क्या फीचर है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, या फीचर भी बोल सकते हो आप क्योंकि हिंदी में इसका अनुवाद दिया हुआ है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो है
देखिए 3 सिस्टम थे, तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल आया था 1798 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेकर आया था और इसमें ज़मींदार जो है वो फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते थे, तो ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देन रियोटवारी सिस्टम अभी अभी मैंने बताया मुनरो लेकर आया था, और मुनरो लेकर आया था चार्ल्स रीड की रिकमेंडेशन में। इसमें फार्मर खुद जाकर गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। इसके बाद महलवाड़ी सिस्टम जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर आया था, विलियम बेंटिक लाया था, या फिर मैकेंजी भी आप कह सकते हैं, मैकेंजी भी इसमें इन्वॉल्व था, तो ये था। और जो ज़मींदारी सिस्टम है ये कौन लेके आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है Who among the following used the phrase un-British to criticize the English colonial control of India? तो un-British poverty and un-British rule in India किसकी किताब थी, दादा भाई नौरोजी की, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, अभी अभी मैंने आपको बता दिया। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ठीक है, और फिरोज शाह मेहता आईएनसी से ही बिलोंग करते हैं, इसके एक मेंबर हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था उसको किस ट्रीटी ने ख़त्म किया था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी 1665 में, ये शिवाजी के साथ हुई थी और जय सिंह फर्स्ट अपोजिट में लड़ रहे थे, और यहाँ पर शिवाजी पुरंदर का जो फोर्ट है उसको हार चुके थे और मुगलों को दे दिया था। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ वडगांव, वडगांव का जो कन्वेंशन है 1779 में हुआ था। एक्चुअली जो मराठा वार हुई थी, पहली मराठा वार वही थी 1775 से लेकर 82 तक, और इसमें क्या था कि इसमें इस कन्वेंशन में अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे मराठास में। ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी 1802 में, इसमें क्या हुआ कि ये पुणे में हुई थी और अब जो अंग्रेज़ हैं उनके पास पैरामाउंट पावर आ चुकी है और मराठा जो है वो डिपेंडेंट हो गए हैं, किस पर, अंग्रेज़ों पर डिपेंडेंट हो गई है। और ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी 1782 में, वैरन हेस्टिंग वर्सेस नाना फडणवीस के बीच में हुई थी, और ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसमें 20 साल की जो है पीस ट्रीटी साइन हो गई थी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इसका जो आंसर है 32 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ट्रीटी ऑफ बेसिन। ठीक है, तो इसमें जो है पेशवा बाजीराव सेकंड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था और अब ये टोटली डिपेंड हो गए थे अंग्रेज़ों पर। सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है इनमें से कौन सा फ्रेंच सेटलमेंट नहीं है इंडिया में, पुडुचेरी, माहे, गोवा या फिर चंद्रनगर। सो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा, क्योंकि गोवा जो है वो पुर्तगीज़ के अंडर था। एज वी ऑल नो पुर्तगीज़ सबसे पहले फॉरेन पावर इंडिया में आए थे 1498 में, वास्को ड गामा यहाँ पर आया था और लास्ट में जाने वाले हैं ये 1961, गोवा को लिबरेट किया था हमने। तो सबसे पहले आने वाली यूरोपियन पावर और सबसे लास्ट में जाने वाली यूरोपियन पावर हमारे पास पुर्तगीज़ है, और गोवा को भी हमने पुर्तगीज़ से ही लिबरेट किया था। सो पुर्तगीज़ फ्रेंच सेटलमेंट नहीं है, ये पुर्तगीज़ सेटलमेंट है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन से वॉइस रॉय बिकेम अ विक्टिम ऑफ वन ऑफ द कन्विक्ट्स ड्यूरिंग हिज विजिट टू अंडमान। सो इसका जो आंसर है, ऑप्शंस जो आपके पास दिए हुए हैं, ऑप्शंस है मायो, कज़न, रिपन या फिर लिटन। सो अंडमान जब ये गए थे तो सेलुलर जेल में जब इनका विजिट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर एक अफ़गान ने मायो को मार दिया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड पास्ड एन एक्ट इन 1773 AD, जिसको क्या बोला गया, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट या फिर कंपनी एक्ट। 1773 में आने वाला जो एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें सेंट्रलाइज कर दिया था हमने सब कुछ। और इसमें क्या था, जो डुअल गवर्नमेंट लॉर्ड क्लीव जो लेके आया था रॉबर्ट क्लीव डुअल गवर्नमेंट, उसको ख़त्म कर दिया था रेगुलेटिंग एक्ट ने। सो इसका जो सही आंसर है वो है ए। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे दोनों, ठीक है, और ये आया था 1784 में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है
कौन से गवर्नर जनरल ने रंजीत सिंह के साथ मिला था रोपर में? मिंटो फर्स्ट, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग या ऑकलैंड? सो ये था विलियम बेंटिक, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो मिला था वो था विलियम बेंटिक, जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1831 में ये मीटिंग हुआ था और सतलुज रिवर के किनारे पर हुआ था। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है, When did the British government started ruling India directly? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इंडिया पे डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट किया? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, आफ्टर द वॉर ऑफ मैसूर या फिर आफ्टर सीपॉय म्यूटनी? तो हमें पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करने लगी थी 1857 के रिवॉल्ट के बाद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, आफ्टर सीपॉय म्यूटनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लीव के बीच में। सिराजुद्दौला हार गया था क्योंकि आर्मी कमांडर मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लीव का साथ दिया था, अपने सारे राज जो है आर्मी के उनको बता दिए थे। पानीपत की बात करें तो 3 बैटल्स हुई हैं 1526, 1556 एंड 1761 में, अहमद शाह अब्दाली, अकबर और बाबर। ठीक है, मैसूर की वॉर की बात करें तो यहाँ पर ये भी 3 हुई थी। एक हुई थी 1767 से लेकर 69 में, सेकंड हुई थी 80 से 84 में और थर्ड हुई थी 90 से 92 में। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है द फाउंडर ऑफ द ऑटोनमस किंगडम ऑफ अवध। अवध किंगडम का जो फाउंडर है वो कौन था? सुजा-उद-दौला, बुरहानुल मुल्क, सफदर खान एंड शेर शाह। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुरहानुल मुल्क। सो 1772 में ये हुआ था। और अवध जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर 1857 में मिस गवर्नेंस के अंदर इसको एनेक्स किया था और सतारा जो थी वो पहली स्टेट थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर एनेक्स किया गया था। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द रीजन ऑफ ग्राउंड फॉर द ब्रिटिश एम्पायर टू एनेक्स संबलपुर इन 1815? 1850 में संबलपुर को एनेक्स किया था ब्रिटिश एम्पायर ने। उसका क्या रीज़न था? अगेन उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही रीज़न था, जिसमें अगर रूलर की डेथ हो जाती है बिना अपने औलाद के तो उसको एनेक्स कर दिया जाता है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यही है इसमें। सो जो नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन आज का वो है हैदर अली को डिफीट किया था पोर्टो नोवा पोर्ट पर। ब्रिटिश जनरल कौन था उस टाइम पे? वो था आयरकूट। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। हैदर अली मैसूर वॉर हुई थी, तो ये आप याद रख सकते हैं। अभी हम एक मैप प्रैक्टिस करेंगे डेली वीडियो में। हम एक जो करंट अफेयर में रहेगा जो भी आपका मैप प्रैक्टिस के लिए, जैसे आज जो करंट अफेयर में था वो था गैबोन कंट्री, वो हम देखते हैं मैप में कहाँ पर है। सबसे पहले तो गैबोन के बारे में मैं आपको और भी बता दूँ, इसकी जो कैपिटल है वो है लिब्रीविला। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है ये, अटलांटिक कोस्ट पर पड़ती है। यहाँ पे 3 नेशनल पार्क हैं, एक है लुआंगो नेशनल पार्क, एक है लोब नेशनल पार्क और एक है यहाँ पे अकाउंडा नेशनल पार्क। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच बोली जाती है। अब हम देखते हैं मैप में ये कहाँ पर पड़ती है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर है हमारा इंडिया और यहाँ से जब हम अफ्रीका में जाएंगे, लेट मी जूम आउट, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये अफ्रीका आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर है गैबोन, यहाँ पर आप देख रहे हो। अभी आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में गैबोन और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया था, क्योंकि 17 अगस्त को गैबोन ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो गल्फ ऑफ गुनिया यहीं पर है, यहाँ पे कॉन्गो है, अंगोला है। अंगोला कल के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट था। नाइजीरिया है, आप नेबरिंग कंट्रीज़ देख सकते हैं और यहाँ पर है आपका मेडिटेरेनियन सी। So this is all for today's video. Thank you so much. God bless you all.